आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक ज्ञान पाठ 5 लोकतंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र के प्रकार आदि का अध्ययन किया था। आज हम लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। आलोचनात्मक परीक्षण में लोकतंत्र के गुण और लोकतंत्र के दोषों पर चर्चा करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने लोकतंत्र के जो गुण बताए हैं, तो उसी प्रकार आलोचकों ने लोकतंत्र के दोषों का विवेचन भी किया है। आज हम सबसे पहले लोकतंत्र के गुणों की चर्चा करते हैं, उसके बाद आलोचना यानी दोषों की चर्चा करेंगे। पहला है सार्वजनिक हित में वृद्धि। लोकतंत्र में शासन का संचालन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, इसलिए ये प्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन चलाते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है इन्हें जनता ने चुना है, जनता के बीच रहकर कार्य करना है, इसलिए जनता के हित में अपने निर्णय करते हैं। इसे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने वाला शासन माना जाता है। दूसरी विशेषता, दूसरा गुण है कार्यकुशल शासन। लोकतंत्र के शासन को कार्यकुशल शासन प्रणाली भी माना जाता है, क्योंकि इस प्रणाली में नीतियों का निर्धारण जनमत के आधार पर होता है, यानी शासन किस प्रकार चलेगा ये तय जनता की नीति, जनता के आधार पर किया जाता है। जिस प्रकार जनता जैसा चाहती है उसी प्रकार का शासन तंत्र विकसित किया जाता है। जन सहयोग से इन नीतियों को लागू किया जाता है, इसलिए लोकतंत्र को कार्यकुशल शासन माना जाता है। तीसरा है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन में सामान्य जनता से मीडिया तथा आम चुनाव के माध्यम से सार्वजनिक समस्याओं से अवगत होती है, यानी सामान्य जनता को लोकतांत्रिक शासन में जनता के द्वारा या मीडिया के द्वारा या आम चुनाव के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझने का अवसर प्राप्त होता है, और समझकर वो अपने विचार उन पर रखती है तथा आम चुनाव में वह उसके अनुसार सरकार का चयन करती है। गेटेल ने लोकतंत्र को जनता को सामाजिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला एक स्कूल कहा है। गेटेल ने कहा है कि लोकतंत्र जनता को सामाजिकता की शिक्षा प्रदान करता है, इस प्रकार का एक विद्यालय है। तो ऐसे लोकतंत्र यानी लोगों को शिक्षा प्रदान करने वाला साधन माना जाता है। चौथा है नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन पद्धति को नैतिक शिक्षा प्रदान करती है, अर्थात लोकतांत्रिक शासन में प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा विद्वान कहते हैं। प्राइस ने कहा था कि जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उससे होता है, यानी अधिकार प्राप्त होते हैं तो वह अधिकारों का उपयोग करता है, और अधिकारों का उपयोग करता है तो उसका व्यक्तित्व विकसित होता है। लावेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। इस प्रकार लोकतंत्र नैतिक शिक्षा का साधन माना जाता है। पांचवा गुण है देशभक्ति का विकास। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासन वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, जो शासक वर्ग है उसकी संपत्ति नहीं माना जाता, अर्थात जनता की संपत्ति माना जाता है। यानी जो राज्य है वह राज्य की संपत्ति किसी राजा की या किसी शासक की नहीं है, अपितु वो जनता की है। और जब जनता को अपने राष्ट्र को अपनी संपत्ति मानती है तो उसमें राष्ट्र के प्रति अपनत्व का और राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, और जब प्रेम का भाव और अपनत्व का भाव उत्पन्न होता है तो देशभक्ति का विकास लोकतंत्र के माध्यम से जनता के अंदर होता है। तो इस प्रकार देशभक्ति का विकास करने वाला एक शासन माना जाता है, जिसे लोकतंत्र कहा जाता है। क्रांति से सुरक्षा। क्रांति की समस्या ऐसे राज्यों में उत्पन्न होती है जहां शासन का संचालन एक व्यक्ति या एक वर्ग विशेष के हाथों में होता है। लोकतंत्र में क्रांति की संभावना नहीं होती, क्योंकि शासन में जनता की भागीदारी होती है, वहाँ किसी एक वर्ग विशेष का शासन नहीं होता। अगर वर्ग विशेष का शासन होता है तो वह व्यक्ति या वह वर्ग अपनी हठ धर्मिता और अपने मन मर्जी से निर्णय कर सकता है। यहाँ पर शासन में जनता की भागीदारी होती है, इसलिए लोकतंत्र में जो भी निर्णय किए जाते हैं वो जन भागीदारी से होती है, किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की
कोई किसी भी प्रकार की कोई क्रांति की संभावना नहीं रहती। सातवां है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र में शासन जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। लोकतंत्र में कानून की दृष्टि से सभी को समानता और स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी लोकतंत्र के शासन में जो शासक होता है वह किसी भी प्रकार, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा या लिंग के आधार पर कोई शासन का संचालन नहीं करता। संविधान के अनुसार शासन चलता है, सभी को समानता और स्वतंत्रता उस शासन में प्रदान की जाती है। इसलिए लोकतंत्र को समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन कहा जाता है। आठवां है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि जनता को यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है या जनता के ऊपर व्यवस्थापिका या कार्यपालिका कोई अत्याचार करती है तो उसे संरक्षण प्रदान करने का काम ये न्यायपालिका करती है। और न्यायपालिका को लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा जाता है, जिससे शासक को निरंकुश होने का अवसर प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोकतंत्र का शासन स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था स्थापना करने में सक्षम है। अगला बिंदु है कला, साहित्य, संस्कृति के विकास की प्रगति में सहायक। लोकतंत्र में कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान की प्रगति के अवसर सभी को प्रदान किए जाते हैं। यानी जो कला के क्षेत्र में प्रगति करना चाहे, साहित्य के क्षेत्र में जो प्रगति करना चाहे, उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता, किसी भी प्रकार का अंकुश शासन के द्वारा नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र के शासन में कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में अधिक प्रगति संभव हो सकती है। इसी प्रकार 10वीं का विशेष गुण है 10वां संविधानवाद में आस्था। लोकतंत्र में शासन का संचालन संविधान के अनुसार किया जाता है। इस प्रणाली में जो राजा होता है या शासक वर्ग होता है वो स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता। इसलिए जो भी निर्णय किए जाते हैं जो संविधान में वर्णित हैं उसके अनुसार राजा को काम करना होता है। और किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली में हठधर्मिता या स्वेच्छाचारिता या हिटलरशाही का प्रादुर्भाव नहीं होता। इसलिए लोकतंत्र के शासन को संविधानवाद में आस्था मानने वाला शासन कहा जाता है। 11वीं का प्रमुख गुण है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र में शासन व्यवस्था बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव पैदा करता है। शासन जन सहमति पर आधारित होता है। इसलिए जब जब शासन पर या राष्ट्र पर किसी भी प्रकार का संकट होता है तो संपूर्ण जनता एकजुट होकर उस संकट का समाधान करने में जुट जाती है और शासन का सहयोग करती है। इसलिए लोकतंत्र की शासन व्यवस्था को शक्तिशाली शासन व्यवस्था माना जाता है। और 12वें विशेष प्रमुख है गुण विश्व शांति का समर्थक। लोकतंत्र विश्व शांति व सहयोग में आस्था रखता है। यह विश्व में शांति, सहअस्तित्व और भाईचारे में विश्वास करता है, अर्थात संपूर्ण विश्व में शांति बनी रहे, विश्व में किसी भी प्रकार की कोई वैमनस्यता या बंधुत्व में कमी आए, इस प्रकार के शासन में इस तरह की बातें नहीं के बराबर होती है। इसलिए लोकतंत्र को विश्व शांति का समर्थक माना जाता है। परंतु अनेक विद्वानों ने लोकतंत्र के गुणों के अलावा लोकतंत्र के दोष भी वर्णित किए हैं। अलग अलग विचारधारा के मत हैं। जो राजतंत्र के समर्थक हैं उन्होंने लोकतंत्र में अनेक अवगुण, अनेक दोषों को बताया है, जिन्हें लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क भी कहा जा सकता है। ऐसे विभिन्न तर्कों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहला व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र में व्यक्ति को बुद्धिमान और विवेक संपन्न मानकर उसे मताधिकार और राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र में व्यक्ति को माना जाता है कि व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है, उसे निर्णय लेने की क्षमता है, वह विवेक संपन्न होता है, इसलिए उसको सरकार चुनने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि व्यक्ति अपने मूल संवेगों और आवेगों से संचालित होता है। यानी आलोचक आलोचना इस आधार पर करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में शासन का चुनने वाला मूल रूप से व्यक्ति होता है और व्यक्ति अपने मूल संवेगों और समाजों से जुड़ा होता है। समाज के विभिन्न प्रभावों में वो प्रभावित होता है, इसलिए मताधिकार के समय वो अपने विवेक का प्रयोग न करके
अपने संवेगों के आधार पर सरकार का निर्णय करता है, सरकार चुनता है। इसलिए लोकतंत्र की में जो कहा गया है कि व्यक्ति संबंधी धारणा अच्छी है, व्यक्ति की धारणा को मजबूत करता है, यानी व्यक्ति बढ़िया अच्छी सरकार चुनेगा, वह एक तरह से सही नहीं है, ऐसा विद्वान मानते हैं। दूसरा है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। लोकतंत्र में जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वह उदासीन होता है, क्योंकि इसमें गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो बुद्धिमान कम होते हैं, और वैसे लोग संख्या बल में ज़्यादा होते हैं, और संख्या बल में अधिक होने के कारण उनके निर्णय जो होता है, सरकार जो बनती है वो संख्या बल के आधार पर बनती है। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग अपना मत प्रकट करने के लिए नहीं जाता, वोट डालने नहीं जाता, और जो सरकार चुनी जाती है वह बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा चयनित नहीं होती, और ऐसी सरकार सही ढंग से काम नहीं कर सकती, ऐसा विद्वान मानते हैं। दलीय दुष्प्रभाव। लोकतंत्र में राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को अधिक महत्व देते हैं। इससे देश में राजनीतिक प्रदूषण का वातावरण फैलता है। यानी सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से राष्ट्रवाद की परिभाषा कर लेते हैं और अपने आप को राष्ट्रभक्त बताकर सिद्ध करते हैं, और इस प्रकार जनता में राजनीतिक प्रदूषण फैलता है। इसलिए ये दलीय जो दुष्प्रभाव है वह भी लोकतंत्र की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, लोकतंत्र शासन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानते। शैक्षिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र में कहा जाता है कि लोकतंत्र से व्यक्ति में शिक्षा का विकास होता है, शैक्षिक विकास होता है, लेकिन ये धारणा एकदम भ्रमपूर्ण है। यह व्यक्ति को नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्रभक्ति की शिक्षा देता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति एकदम विपरीत है, क्योंकि राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय हित बताकर अपनी अपनी नीतियों का प्रचार करते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जनता के विभिन्न वर्गों की भावनाओं को भड़काकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनके मत को प्राप्त करते हैं और उन्हें इस हेतु प्रेरित करते रहते हैं। इसलिए यह कहना कि लोकतंत्र शिक्षा को बढ़ावा देता है, शैक्षिक जागृति को बढ़ावा देता है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। पांचवा है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र व्यक्तियों की स्वतंत्रता और समानता प्रदान करता है, ऐसा कहा जाता है, किंतु यह आर्थिक समानता और स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता, और बिना आर्थिक समानता के और स्वतंत्रता की बात करना, समानता और स्वतंत्रता की बात करना बेईमानी है। जब आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है व्यक्ति तो समानता और स्वतंत्रता की बात करना एकदम बेईमानी हो जाता है। इसलिए लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता का जो कहा जाता गुण के बारे में कहा जाता है वो एकदम ठीक नहीं है। छठा अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक माने जाते हैं, किंतु दल प्रणाली में अनेक दोष पाए जाते हैं, और इन दोषों के कारण जो शासन करने वाली जो दल होता है वह दल विभिन्न प्रकार के तरीके से काम करता है, और कैसे भी दल का भला हो जाए, चाहे वो गलत हो या सही, उस प्रकार के कामों में वो लिप्त हो जाता है। इसलिए उनके द्वारा जो चलाई जाने वाली शासन प्रणाली है वो अनुत्तरदायी शासन प्रणाली मानी जाती है। यानी असफलता की जिम्मेदारी कोई भी दल अपने ऊपर नहीं लेता, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं। कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, और कोई अगर राष्ट्र के हित में काम नहीं होता तो उसकी जिम्मेदारी दूसरे दल पर डालकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इसलिए जो दलीय व्यवस्था है इस कारण भी शासन सही प्रकार से नहीं चल पाता। सातवें बात है सार्वजनिक धन का व समय का दुरुपयोग। लोकतंत्र में नीति निर्धारण में, कानून निर्माण में अधिक समय और धन खर्च होता है। आम चुनावों के समय भी बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है, समय खर्च करना पड़ता है, क्योंकि सरकार का चुनाव जनता के द्वारा होता है, और जनता के द्वारा चुनाव करने में एक बहुत खर्चीली प्रणाली है। उस खर्चीली प्रणाली और समय बहुत अधिक लगता है, तब जाकर सरकार का चुनाव होता है। और फिर ये जो कानून निर्माण और नीति निर्धारण में सलाह से काम होता है तो उसमें समय अधिक लगता है, धन का अधिक खर्च होता है, और यह एक तरह से शासन के हित में नहीं मानी जाती। उदासीन मतदाता। लोकतंत्र में शासन को जनता का शासन माना जाता है, यानी क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, परंतु लोकतंत्र में मतदान के समय
हमने देखा है कि आधे लोग ही मतदान में भाग लेते हैं, आधे लोग मतदान करने ही नहीं जाते। इससे सही जनमत का निर्माण नहीं हो पाता, अधिकांश जनता की राय इसमें नहीं आ पाती। इसलिए ये उदासीन मतदाता होने के कारण ही लोकतंत्र पूरी तरह से सफल नहीं है। संकट काल के समय कमज़ोर शासन। संकट काल के समय लोकतंत्र का शासन बहुत कमज़ोर शासन माना जाता है, क्योंकि संकट काल की स्थिति आने पर कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो त्वरित लेने होते हैं, तुरंत निर्णय लेने होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में निर्णय लेने में बहुत अधिक समय लगता है। इसलिए संकट काल के लिए लोकतंत्र के शासन को कमज़ोर शासन माना जाता है। संकट काल के हिसाब से तो राजतंत्र को ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें त्वरित निर्णय हो जाते हैं और तुरंत निर्णय होने के कारण कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता। और यहाँ लोकतंत्र में निर्णय लेने में समय लगता है, समय लेकर निर्णय लिए जाते हैं तो कई बार स्थिति विपरीत हो जाती है। इसलिए लोकतंत्र का शासन उपयोगी नहीं है, इसमें ये कमियाँ हैं। और अंतिम बिंदु 10वां, लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं। जैसा कि कहा कि लोकतंत्र के गुणों में कहा गया कि लोकतंत्र को विश्व शांति का समर्थक माना जाता है, परंतु अधिकांश लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं, और जब पूंजीवादी राज्य होते हैं वो पूंजीवाद युद्ध को और साम्राज्यवाद को जन्म देता है। ऐसी स्थिति में विश्व शांति का समर्थक उन्हें नहीं माना जा सकता, क्योंकि जहाँ पर साम्राज्य को बढ़ाने की स्थिति आती है वह युद्ध की स्थितियाँ होती हैं, और युद्ध किसी भी स्थिति में शांति स्थापित करने का कारण नहीं हो सकता। इसलिए लोकतंत्र के शासन को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जाता। अधिकांश यूरोपीय देशों में लोकतंत्र का शासन है, लेकिन वो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में शांति भंग करने की स्थिति में रहते हैं, युद्ध की स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। इसलिए तनाव का माहौल विश्व में चलता रहता है। इसलिए लोकतंत्र को एक दोष के रूप में इसे गिना जाता है, विश्व शांति का समर्थक नहीं। तो जो लोकतंत्र की आलोचना करने वाले हैं वह आलोचक इसके जो प्रमुख गुण हैं उन गुणों को इस आधार पर खारिज करते हैं और लोकतंत्र की बुराई करते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र का शासन सही प्रणाली से अच्छा नहीं है। परंतु लोकतंत्र का शासन एक अच्छा शासन है। इसके लिए कुछ बातें, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ परिस्थितियाँ निर्धारित करनी पड़ती है, परिस्थितियाँ तय करनी पड़ती है। अगर उन परिस्थितियों का निर्माण कर दिया जाए, उन बातों का ध्यान रखा जाए, तो लोकतंत्र का शासन एक श्रेष्ठ शासन बन सकता है। अब हम जब अगले कालांश में पढ़ेंगे तो लोकतंत्र के लिए अनुकूल परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। ले भैया।